हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज 10 फरवरी है। आज का हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे जैसे डेली पढ़ते हैं। ये जो करंट अफेयर है किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए क्या होगा, ये 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर जानकारी के लिए जाने कि हम लोग किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, जैसे कि एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का देते हैं, सीएपीएफ का देते हैं, ईपीएफओ का देते हैं। इसके लिए क्या होगा, ये 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर कोई भी पीसीएस देते हैं, जैसे कि बिहार का पीसीएस होता है, यूपी का होता है, झारखंड का होता है, राजस्थान का होता है, एमपी का होता है, ये सब जो पीसीएस होता है वहाँ हम लोग जानते हैं कि 40 क्वेश्चन तक, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन के बीच क्या होता है, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है। और करंट अफेयर इसमें इस एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होता है। बैंक का कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का कोई दीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिए, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए क्या होगा, 100% महत्वपूर्ण साबित होगा। ये करंट अफेयर के साथ आपका स्टैटिक्स भी पढ़ा दिया जाता है, मैप के भी साथ, ताकि आपका मैप भी कंप्लीट होते जाए, स्टैटिक्स भी कंप्लीट होते जाए। क्योंकि आजकल क्या होता है, जो भी करंट अफेयर में जो क्वेश्चन होता है उसका क्या होता है, बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछ लेता है, और उससे क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि हिस्ट्री पूछ रहा है, पॉलिटी पूछ रहा है, लेकिन ज्योग्राफी पूछ रहा है, लेकिन क्या होता है कि वो न्यूज करंट में होता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन उससे रिलेशन करके बना लेता है। ठीक है। पढ़ना सबको आता है, मेहनत अच्छा से और स्मार्ट तरीका से जो करेगा वही पढ़े पास होगा। अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसमें क्या होगा कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बार बार वीडियो देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार वीडियो देखना है और उस पीडीएफ से क्या करना है, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, आपका टाइम भी बचेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने पहले वीजा फैसिलिटेशन सर्विस जो है बीएफएस जो है वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किए हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है कानपुर, तीसरा ऑप्शन है बनारस और चौथा ऑप्शन है आपका है गाजियाबाद। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लखनऊ में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जहां कैपिटल है वहीं पे। ठीक। तो योगी आदित्यनाथ जो है क्या किए हैं कि लखनऊ में पहले VFX वैश्विक संयुक्त वीजा का आवेदन का केंद्र का उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे, लखनऊ में। ये बात याद रखना है। ये जो है 10 देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरबिया के वीजा के आवेदकों का सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। VFS जो है अभी ग्लोबल दुनिया भर में भारत के लिए क्या करता है, 12 देशों के लिए ये पासपोर्ट और वीजा का देख रेख करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो कंपनी है 2001 में जब बना था, स्थापना के बाद करीब से करीब ये 2 करोड़ वीजा का आवेदन अब तक कर चुका है भारत के लिए, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हुआ है। ठीक है। तो इसको जो राज्य का दर्जा कब मिला था, मतलब इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये बना कब था, तो 24 जनवरी 1950 को ये बना था। ये बात याद रखिएगा। इसका राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है, और सबसे बड़ा शहर भी कहाँ है, तो लखनऊ। यहाँ पर जिला कितना है, तो 75 जिला है। ठीक है। और यहाँ का अभी राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है, और मुख्यमंत्री आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ हैं, जो बीजेपी के तरफ से है। ये बात याद रखिएगा। विधानमंडल कैसा है, तो द्विसदनीय है। द्विसदनीय में क्या होता है कि एक जो होता है अस्थायी सदन होता है, और एक होता है अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन को क्या बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। ठीक है। और अस्थायी सदन को क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं। तो ठीक 6 राज्यों ऐसा है जहां पे द्विव सदन है, वो अभी बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे है, ये बात याद रखिएगा। तो 6 राज्य ऐसा है जहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों है। उसमें से एक यूपी है। यूपी में जो विधान परिषद का जो सीट है कितना है, 100 है। विधानसभा का सीट कितना है, तो 403 है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे राज्यसभा का सीट कितना है, तो 31 है, और लोकसभा का सीट कितना है, तो 80 है। ये लोकसभा और राज्यसभा का सीट आप देखते होंगे कि यहाँ से राजस्थान से ज्यादा है, लेकिन राजस्थान एरिया में बड़ा है, फिर भी यहाँ पर क्यों ज्यादा है,
क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। जिस राज्य का पॉपुलेशन ज्यादा होगा उस राज्य का क्या होगा, सीट भी, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद का सीट भी ज्यादा होगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये जनतंत्र है, मतलब डेमोक्रेसी है, और हर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉपुलेशन से, जनता से शासन चलता है। ये भी बात याद रखना है, हम लोग जानते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि राजस्थान से छोटा होते हुए पर भी एरिया में, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण विधानसभा, राज्यसभा, ये सब का सीट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य ऐसा है जहां पे द्विसदनीय है, ये बात हम लोग जान लेते हैं। तो द्विसदनीय क्या है कि मैप से याद करने पर ज्यादा आसान होता है, पेयर में याद कर लीजिएगा। एक तो महाराष्ट्र और एक कर्नाटक होता है पहला पेयर, दूसरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दूसरा पेयर, और तीसरा पेयर क्या है कि आपका उत्तर प्रदेश और कहाँ पे है, आपका बिहार में, ठीक है, तीसरा पेयर। ये 6 राज्यों में क्या है कि अभी द्विसदनीय है। पहले जब संयुक्त था ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये दोनों में जम्मू कश्मीर में भी क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में भी क्या था, द्विसदन था, लेकिन इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और यहाँ से चीज हट गया है, ये बात याद रखिएगा। तो अभी तत्काल में क्या है, 6 जगह पे है, कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हम लोग जान गए। दूसरा बात क्या है कि उत्तर प्रदेश किससे किससे बाउंड्री टच करता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो पहला यहां से अगर देखें तो यहाँ पर पहला राजस्थान से करता है, फिर हरियाणा से करता है, ये दिल्ली से भी करता है यूनियन टेरिटरी, और ये हिमाचल प्रदेश से भी करता है, उत्तराखंड से करता है, यहाँ पर पटना मतलब बिहार से करता है, बिहार से भी बाउंड्री टच करता है, ठीक है। ये झारखंड से बाउंड्री टच करता है, ये छत्तीसगढ़ से भी करता है, और इधर किससे करता है, मध्य प्रदेश से भी करता है। एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है, कहां से, तो नेपाल से भी बाउंड्री टच करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, तो अगला क्या है क्वेश्चन आपका कि केनरा बैंक के नया एमडी और सीईओ किन्हें नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन राम नारायण यादव, दूसरा है प्रकाश शर्मा, तीसरा है एलवी प्रभाकर, और चौथा है आपका के सत्यनारायण राजू। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, के सत्यनारायण राजू जो है अभी एलवी प्रभाकर को हटाकर क्या बने हैं, यहाँ पे सीईओ और नया एमडी इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो एलवी प्रभाकर पहले थे, उन्हीं के जगह पे अभी केनरा बैंक के क्या हुए हैं, के सत्यनारायण को सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में इनको बनाया गया है। अगर केनरा बैंक का मुख्यालय हम लोग जाने तो इसका कहाँ है, बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है, कर्नाटक में, ये बात याद रखिएगा। केनरा बैंक का संस्थापक कौन थे, सुब्बाराव पाई थे, ये बात याद रखिएगा। और केनरा बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1906 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, अगला क्या है कि हाल ही में क्या है कि पुस्तक था नाउ यू ब्रीथ नामक एक पुस्तक था, जिसको गोल्डन बुक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एशिया का एक बहुत बड़ा सम्मान ये है गोल्डन बुक अवार्ड, उससे अभी सम्मानित किया गया है। तो उनका लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है राखी कपूर, दूसरा है चेतन भगत, तीसरा है आपका अर्चना शर्मा, और चौथा है दीपक चोपड़ा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, राखी कपूर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और इनको क्या मिला है, अभी गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक। इस बुक को, तो राखी कपूर के द्वारा लिखी गई बुक नाउ यू ब्रीथ को 6 फरवरी 2023 को गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको बताएं कि गोल्डन बुक अवार्ड जो है एशिया के प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है, और ये जो है साहित्यिक पर क्या है, सर्वश्रेष्ठ कार्यों का जश्न भी मनाता है, ये भी बात याद रखिएगा। ये साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आगे बढ़ाने के लिए साहित्य को ये जो गोल्डन बुक अवार्ड है बहुत ज्यादा मदद भी करता है, ठीक। राखी कपूर जो है इनको दिसंबर 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से क्या हुआ कि इनको नेशनल अचीवर अवार्ड में ऑथर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, ये भी बात आपको बताना है। तो ये कौन सा चीज, पीएम कुसुम क्या था कि ये जो सौर ऊर्जा से क्या है कि कृषि के लिए, जो अभी हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा जो रहता है डीजल इंजन से वहां से पानी निकालते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था कि जो
जो डीजल इंजन को हटाकर वहां से रिप्लेस करके कैसा करेंगे, सौर ऊर्जा वहां पर लगाएंगे, और सौर ऊर्जा से क्या होगा कि मोटर चलेगा, और उससे क्या होगा कि बिजली उत्पन्न होगा सौर ऊर्जा से, और उससे खेत पटेगा उस मोटर से। ठीक है, सौर ऊर्जा के थ्रू बिजली उत्पन्न करके उस कृषि के लिए क्या होगा, मोटर चलाएंगे, और उस से क्या होगा, पानी निकलेगा और सिंचाई करेंगे। ये होता है पीएम कुसुम के अंतर्गत ये बोला गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस साल तक, अभी मतलब कि जो इसका अचीवमेंट था इतना साल तक 2022 तक वो पूरा नहीं हुआ, तो इसको क्या हुआ कि बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल तक और कब तक बढ़ा दिया गया, मतलब कब तक पूरा किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2025, दूसरा ऑप्शन है 2026, और तीसरा है 2027, और चौथा है आपका 2028। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बी है 2028 तक, सॉरी 2026 तक कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। तो केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना की अवधि अभी 2026 तक, मार्च 2026 तक क्या हुआ है, बढ़ा दिया गया है। इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था कि 2022 तक क्या है कि 30,800 मेगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता क्या प्राप्त करना था। लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी में बहुत सारे जो है कार्य नहीं पूरा हो सका, और इसी तरह से पीएम कुसुम जो परियोजना था उसका भी कार्यान्वयन क्या हुआ, अच्छी गति से नहीं हुआ, और ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो इसीलिए अभी जो आर.के. सिंह हैं, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री, वो कह रहे हैं कि इसका जो है 2026 तक ये प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया है, और इसको तब तक पूरा किया जाएगा। कब तक, तो 2026 तक। ये भी बात याद रखिएगा। पीएम कुसुम के बारे में अगर जाने तो पीएम कुसुम का जो फुल फॉर्म है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान है। ठीक है, ये भी बात हम लोग को जानकारी के लिए याद रखना है। ठीक है, और इसका जो शुरुआत कहां से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था, जयपुर जिले से कोटलपुतली तहसील से इसका हुआ था। ये तो याद नहीं रखिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि राजस्थान से हुआ था। ठीक है, इसको क्या था, इसके अंतर्गत कि प्रत्येक साल 17 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न करना था। इसे इसीलिए लगाया गया था, मतलब शुरू किया गया था इस परियोजना का। इसमें 3 घटक था इस कुसुम योजना का। 2022 तक ये जो पहला था कि 30.8 गीगावाट क्या था कि अतिरिक्त सौर क्षमता को प्राप्त करना था, और तीसरा और जो 3 गो घटक था जो क्या था कि 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत ग्रिडों से नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को जोड़ना था, और 20 लाख सौर ऊर्जा चलित कृषि पंपों को स्थापना करना था, और तीसरा क्या था कि जुड़े हुए जो 15 लाख सौर ऊर्जा से संचालित जो कृषि पंप है उसको सौरीकरण करना था। ये 3 लक्ष्य था। ठीक है, तो पहला कहाँ ये हुआ था, तो मतलब पहला बात इसमें क्या याद रखना है कि 2019 में क्या हुआ, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, और इसको शुरू कहाँ से किया गया, तो राजस्थान से शुरू किया गया। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा मेन फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मनोज प्रभाकर को, दूसरा है विनोद कांबली को, तीसरा है आपको अशोक चोपड़ा को, आकाश चोपड़ा को, और चौथा है आपका मोंटी देसाई को। तो ये कौन है इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मोंटी देसाई को। ठीक है, मनोज प्रभाकर को अभी रिप्लेस करके कौन बने हैं, तो मोंटी देसाई अभी नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बने हैं। ये भी बात हम लोग को याद रखना है। ठीक है, नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व क्रिकेटर जो भारतीय हैं उनको मोंटी देसाई को अभी मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए हैं। ये जो पहले के थे मनोज प्रभाकर, उनके जगह पर ये लेंगे। ठीक है, क्योंकि दिसंबर 2022 में ये जो मनोज प्रभाकर थे वो इस्तीफा दे दिए हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा। और ये जो नेपाल क्रिकेटर एसोसिएशन मोंटी देसाई को 2 सालों के लिए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किए हैं। ठीक है, अरे मोंटी देसाई है, पहले भी कोच किस किस देश के लिए रह गए हैं, तो वेस्ट इंडीज के लिए, कनाडा के लिए, यूएई के लिए, ये सब टीमों के लिए ये मुख्य कोच रह चुके हैं पहले भी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लगातार 6 बार क्या हुआ कि एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 किसने जीता है। पहले भी 5 बार जीत चुका है, अरे 6ठा बार इस बार एटीडी बेस्ट अवार्ड कौन जीता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एनटीपीसी, दूसरा ऑप्शन है ओएनजीसी, तीसरा ऑप्शन है आपका आईओसीएल, और
चौथा ऑप्शन आपका HPCL। इसका जो सही उत्तर क्या है, NTPC जीता है, जो भारत का सबसे बड़ा विद्युत जो उत्पादन करने वाला कंपनी है वो जीता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। तो NTPC जो है लगातार क्या हुआ कि छठा बार ATD बेस्ट अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये क्या है कि सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है भारत के लिए। ठीक है, ये अमेरिका में स्थित एक जो है ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, वो जो है ये अवार्ड से इसको सम्मानित किया है, ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से। एक किसे किसे देता है, तो उन संगठनों को ये देता है, उन संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से उद्यम को प्रदर्शित करता है। इसको ये ATD बेस्ट अवार्ड हर साल देता है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ये जो अवार्ड है दुनिया भर के किसे किसे मिलता है, तो दुनिया भर के छोटे और बड़े जो निजी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसको मिलता है। सार्वजनिक मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू चलता है, उसको भी मिलता है। और गैर लाभकारी संगठनों को भी मिलता है, जो नॉन प्रॉफिटेबल होता है उसको भी ये मिलता है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में अभी किन्हें नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। पर जो प्रधानमंत्री जो है अपने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया है, ये बात आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है अभिनव कांत को, दूसरा है रश्मिका गोयल को, तीसरा है रवि शास्त्री को, और चौथा है आपका रश्मिमा रवि को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, रश्मिमा रवि को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो है एक प्रोफेसर है और शोधकर्ता है किस चीज में, अर्थशास्त्र में ये है, और इनको क्या बनाया गया है, अभी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार के रूप में इनको सदस्य के रूप में क्या हुआ है, नियुक्त किया गया है। ठीक, ये जो है अभी क्या कर रहे हैं कि रश्मिका रवि जो है वर्तमान में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC में एक गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम के लिए अनिवासी वरिष्ठ फेलो के रूप में अभी वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ने गए हैं, एक्चुअली पढ़ने क्या, वहां पे रिसर्च ही कर रहे हैं, और वो जो है अभी क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनेंगे। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में क्या हुआ कि एक फुटबॉलर है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के लिए घोषणा किए हैं। तो कौन है ये आपको बताना है। तो राफेल वरेन है, दूसरा लियोन मेसी है, तीसरा आपको सुनील छेत्री है, और चौथा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो कौन है इनमें से जो अभी संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, राफेल वरेन है। ये जो है क्या है, फ्रांस का एक खिलाड़ी है। ठीक है, फुटबॉलर है, वो क्या है कि अभी संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। ये जो क्या करते हैं, डिफेंडर में खेलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। राफेल वरेन जो है क्या है कि 10 साल से लगातार फ्रांस टीम का हिस्सा थे। वो क्या बोले कि अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या लेंगे, संन्यास ले लेंगे। ठीक है, ये 2018 के जब फीफा वर्ल्ड कप जीता था फ्रांस टीम, उसमें भी ये थे, और इस बार जब 2022 के जब फीफा कप हो रहा था उसमें भी फ्रेंच टीम के रनअप रहे हैं। ठीक है, ये 93 मैच टोटल इंटरनेशनल मैच खेले हैं, और संन्यास लेते समय बोले कि हमारा ये बहुत ज्यादा ही एक जीवन में खूबसूरत दिन था और सबसे बड़ा सम्मानों में से एक रहा है ये फ्रांस टीम के लिए खेलना। ये बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला यही है आपके अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 नंबर का कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया, मतलब सेव वेटलैंड कैंपेन शुरू किए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, गोवा, दूसरा ऑप्शन क्या है, हरियाणा, तीसरा ऑप्शन क्या है, राजस्थान, और चौथा ऑप्शन क्या है, गुजरात। इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका गोवा है। ये बात याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि वेटलैंड क्या होता है। वेटलैंड एक ऐसा बड़ा जगह होता है, उसमें क्या होता है, पानी जमाव होता है। ठीक है, पानी जमाव होता है, दलदल जैसा भूमि होता है और पानी जमा हुआ रहता है। ये क्या करता है, ये फायदा क्या करता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज को सबसे ज्यादा ये फायदा उठाता है। मतलब कि जो नीचे जमीन के पानी होता है उसको ये रिचार्ज करता है, फिर से फिलअप करता है, इसमें भरता है। ठीक है, धीरे धीरे रिस कर पानी अंदर जाता है और इसको क्या करता है, फुलफिल करता है। ये आगे के लिए, नेक्स्ट साल के लिए, आगे जनरेशन के लिए क्या करता है, फायदेमंद साबित होता है।
और भी क्या करता है, बहुत तरह तरह के जो पक्षी होते हैं, बहुत तरह तरह के जीव होते हैं, इस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर ये खत्म हो जाएगा डे बाय डे तो क्या होगा, इस एरिया के पशु पक्षी जो हैं दूर चले जाएंगे और इधर का क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी खराब होने लगेगा। ठीक है, और इधर का ग्राउंड वाटर लेवल भी धीरे धीरे खराब होगा। इसी के लिए क्या हुआ कि गोवा में जो मुख्यमंत्री वहां के हैं और जो भूपेंद्र यादव है, जो दोनों मिलकर क्या किए कि सेव वाटर सेव वेटलैंड कैंपेन को शुरू किए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये तो आप जान गए कि आर्द्र भूमि क्या होता है। आर्द्र भूमि अगर कोई बोले तो ये नहीं बोलिएगा कि सिर्फ नेचुरल रूप से होता है, ये नेचुरल भी होता है और ये आर्टिफिशियल भी होता है। ठीक है, नेचर के थ्रू भी बन सकता है, मतलब प्राकृतिक से भी बन सकता है, प्राकृतिक को भी इसमें हाथ होता है, और ये आर्टिफिशियल रूप से हम लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और भूपेंद्र मंत्री जो है अपने वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, वो दोनों मिलकर क्या किए कि 4 फरवरी को क्या किए, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो क्या करेगा, ये जो पूरा समाज को ये दृष्टिकोण एक देगा कि इसको बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे आगे जाकर। पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा किल्लत से जिंदगी जीना पड़ जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ से पशु पक्षी तो मर ही जाएगा, धीरे धीरे आदमी का भी विनाश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। आर्द्र भूमि को बचाना है, इसके लिए क्या है, लोगों के जागरूकता पैदा करेगा ये जो है आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश देगा कि इसे जरूर से जरूर बचाइए, आर्टिफिशियल वाले को भी, और भी क्या करिए इसमें एक काम की आर्टिफिशियल को बढ़ाना है और नेचुरल रूप वाले को इसको घटाना नहीं है, नेचर वाले को और भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इसको बचाने पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि आर्द्र भूमि ऐसा होता है, वहां पे भी मिट्टी उट्टी डाल दिए और भी नया नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, और भी जगह है वहां पर शुरू करिए, इसको बचाना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हम लोग आर्द्र भूमि के बारे में बात करते हैं तो रामसर जो होता है, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमेशा इससे क्वेश्चन बनते रहता है। तो रामसर होता क्या है, रामसर कोई है कुछ है नहीं, रामसर एक जगह है, कहाँ का, ईरान का। ठीक है, वहीं पर क्या हुआ था, एक कन्वेंशन हुआ था, काबू हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1971 में, और इसी के लिए क्या कहा जाता है, इसको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है। ये वेटलैंड के बचाने के लिए एक संधि हुआ था सभी देशों के साथ। तो एक क्या है, यूनेस्को ने क्या किया कि 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि हुआ, कहाँ पे, रामसर में, जो ईरान में एक जगह है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 1971 में हुआ। और ये जो कार्यवाही में क्या हुआ कि जब संधि होता है तो कुछ साल के बाद वो काम करना शुरू करता है, तो 1975 से अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी जो अगर वर्तमान में पूछे कि रामसर साइट जो है, रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भारत में वेटलैंड की संख्या कितना है, तो 75 है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है आपको कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है, रामसर कन्वेंशन के थ्रू जो प्राप्त है, कहाँ कितना है, तो ये है रामसर साइट कितना है, तो 14 है तमिलनाडु में। ठीक है, भारत में कितना है आर्द्र भूमियों का स्थल रामसर के अनुसार, तो कितना है, 75 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो यूपी में है सबसे ज्यादा, तो कितना है, 10 है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि 2 फरवरी को रामसर रामसर के थ्रू क्या हुआ कि वेटलैंड डे मनाया गया। ठीक है, तो ये कब से क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में क्या हुआ था, ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसी के लिए 2 फरवरी 1997 से क्या होता है कि हर साल विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये इस क्या करता है कि लोगों में जागरूकता पैदा करता है कि तेजी से नुकसान हो रहा है जो वेटलैंड, उसको बचाना है, और जो गिरावट हो रहा है उसको और ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, उसको बचाकर वेटलैंड की संख्या में बढ़ावा करना है। ठीक है, नेचर वाला को बचाना है और आर्टिफिशियल रूप से और बढ़ाना है। ये बात ये बताता है, जागरूकता देता है। इस बार का जो थीम था, तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन इसका थीम था। ये बात याद रखिएगा। अगर गोवा के बारे में जाने तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 30 मई को 1987 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये जो था पुर्तगाल से सबसे लास्ट में इंडिया में जोड़ा गया था। इस पर सबसे पुर्तगाल का राज था, पुर्तगाल इसको कब्जा किए हुए था, तो इसको सबसे लास्ट में कब जोड़ा था, तो पुर्तगाल से इसको लिया गया था। मतलब जो पुर्तगाल था सबसे पहले इंडिया में आया था और पुर्तगाल सबसे लास्ट में गया था। ये भी बात पूछ लेता है। पुर्तगाली कब आया था, तो
1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में ये कालीकट के तट पे आया था 1498 ईस्वी में, और जमोरिन राजा इसको क्या किया था, मिला था, स्वागत किया था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखना है इतना। और ये जो है इस पर कौन किया हुआ था कब्जा, तो पुर्तगाल किया हुआ था। ये जो है कैपिटल यहाँ कहाँ है, तो इसका कैपिटल कहाँ है, पणजी है। और यहाँ पर लार्जेस्ट सिटी क्या है, तो वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा कहाँ का था, तो पुर्तगाली ही का ही था, जो आया था सबसे पहले इंडिया में, ठीक है, यूरोप से। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो 2 डिस्ट्रिक्ट है। ये भारत का सबसे छोटा राज्य भी है, ये भी पूछ लेता है, ये भी बात याद रखिएगा। यहाँ का अभी गवर्नर कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई है यहाँ का भी गवर्नर, ठीक। अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अभी जो बताया प्रमोद सावंत है, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर लेजिस्लेचर कैसा है, तो यूनिकैमरल है, मतलब कि सिंगल असेंबली है, मतलब विधानसभा सिर्फ है, ठीक है। तो यहाँ विधानसभा का सीट कितना है, तो 40 है, 40 है। और लोकसभा का सीट कितना है, तो 2 है। और राज्यसभा का सीट कितना है, तो 1 है। अगर कोई पूछे कि संसद जो है किससे किससे मिलकर बनता है, तो संसद 3 से मिलकर बनता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक अपना प्रेसिडेंट। ये तीनों को अगर मिलाइएगा तो क्या बनता है, संसद बनता है। ये बात याद रखना है। चलिए, अगर गोवा के बारे में मैप से पूछे तो इधर अरेबियन सी है, जो क्या इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। और इधर महाराष्ट्र और इधर कर्नाटका के सैंडविच के रूप में ये बीच में बसा हुआ है। ये गोवा छोटा सा एक जगह, जिसका पणजी क्या है, अब इसका कैपिटल है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। फरवरी का दूसरा मंगलवार को, जनवरी का तीसरा रविवार को, और मई का दूसरा रविवार को, और फरवरी का पहला शुक्रवार को। तो ये कब मनाया जाता है, 2nd ट्यूसडे ऑफ फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। ये मनाया गया कब, तो 7 फरवरी को ये मनाया गया, क्योंकि इसी दिन दूसरा मंगलवार फरवरी का पड़ रहा था, इसलिए इसको मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ये जो कब शुरू किया गया था, तो 2004 में यूरोपियन यूनियन के से क्या किया गया था, यूरोपियन यूनियन ने इसको शुरू किया था सेफ बॉर्डर परियोजना के एक पहल के लिए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इस बार का थीम अगर पूछे तो वांट टू टॉक अबाउट ईट था इस बार का थीम, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक जो खेल है 2024 का, वो कहाँ पर आयोजित होगा, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपको, पेरिस में, दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है चीन, और चौथा ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, पेरिस में। 2020 वाला था वो कहाँ हुआ था, तो 2020 वाला कहाँ हुआ था आपका, तो यार हम लोग जानते हैं कि कहाँ हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ जो जापान में हुआ था। और 2028 वाला कहाँ होगा, तो ये लॉस एंजलिस में होगा, कहाँ पे, अमेरिका में होगा। ये बात याद रखिएगा। 2024 वाला कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा, ठीक है। ये पेरिस में आयोजित होगा, फ्रांस में, ठीक। ये बात याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है महिलाओं और पुरुषों के दोनों श्रेणियों के लिए क्या होगा, पेरिस ओलंपिक में क्या होगा, टूर्नामेंट में योग्यता मानदंड का घोषणा करेगा। ये बात याद रखिएगा। कौन सा, इसमें पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा टीम है, मतलब कौन सा ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें क्या होगा कि योग्यता मानदंड करने के लिए 2024 के ओलंपिक में योजना बना रहा है, तो कौन घोषणा करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और किसके लिए, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए। ऐसा नहीं है कि पुरुष टीम के लिए ही सिर्फ होगा, दोनों के लिए होगा। ये भी बात याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, प्रत्येक पुरुष और महिला वर्ग में प्रत्येक में 12 टीमें ओलंपिक में खेलेगी। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए तो इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता रहे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।